Please let me know if I'm too loud because I talk loud anyway and I never अस्सलाम understand नाज़रीन, something. मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज एक हम जिस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं, ये अभी रिसेंटली जो मर्डर हुआ है एक और जो पाकिस्तानी खातून है, मैरिड थी, सारा इनाम, और अगेन एक घर के अंदर उनके शोहर के हाथों उनका मर्डर हुआ है और वो बड़ी नॉन फैमिली है। और ये पिछले कुछ दिनों से दोबारा से यही समाजी मसला जो है हमारी सोसाइटी का, इस पर एक बहस जारी है। तो मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना जो असल जो लोग हैं बात कर सकते हैं, जो खवातीन हैं जो इस सब का सामना करती हैं, वो बात करें, बजाय इसके कि हम मर्द अपनी इधर उधर से उठा के हरा देते रहें। और बहुत सादा सी मेरी एक आर्गुमेंट हमेशा से रहा है कि हम मर्दों को कम से कम फेमिनिस्ट होने का क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ठीक है जो हमारी कोलीग या साथी खवातीन पर जो बीतती है हम उसको समझ तो सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन उसको फील नहीं कर सकते। तो जब फील नहीं कर सकते तो हमें वो दावा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, हम ज्यादा ये कर सकते हैं कि हम जो उनकी आर्गुमेंट है, जो कि मेरी नजर में तो जायज है, उसको सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हों, लेकिन ये क्लेम मत करने लग जाएं कि हम भी वो आप में से ही हैं। ठीक है, हम एलाय हो सकते हैं, बट आई थिंक थोड़ा ये अनफेयर होता है। तो मैंने कहा जरा इन खवातीन से आज पूछें कि क्योंकि हमने तो इस मुल्क के अंदर जो हमारी माशरती इकदार हैं और हमारी मजहबी इकदार है, वो खवातीन के ऊपर ही खड़ी कर दी हैं कि अगर ये जरा इधर से उधर होगी तो वो धड़ाम से हमारी इमारत जमीन पर आ जाएगी। तो पहले जरा स्टार्ट लेते हैं, नायाब आपसे शुरू करता हूँ। हमारे साथ नायाब गौहर जान है, बाय द वे, सबा बानो मलिक है, फौजिया यजदानी है। ये तीनों अपनी अपनी फील्ड में प्रोफेशनल भी हैं, और उसके अलावा ये वुमेन राइट्स के लिए आवाज उठाती हैं, ना सिर्फ बल्कि अमली तौर पर काम भी करती हैं। तो इसलिए ये बहुत ही रेलिवेंट लोग हैं इस चीज पर बात करने के लिए। तो नायाब आपसे शुरू करता हूँ कि ये जो तमाम मामला हुआ है, ये इनका सारा इनाम के मर्डर वाला, इसमें बहुत से लोग तरह तरह की डिबेट तो करते हैं। माजी में भी हम माशाल्लाह हमें बड़े इस चीज में एक्सपर्टी हासिल है कि हम चीज को, डिबेट को किसी के करेक्टर की तरफ ले जाएं, किसी के कपड़ों की तरफ ले जाएं, किसी के उस तरफ ले जाएं। ठीक है, हालांकि वो भी अननेसेसरी बात है, लेकिन यहाँ पर तो वो एक शादीशुदा खातून थी, अपने शोहर के हाथों मर्डर हुई, अपने घर की चार दीवारी में मर्डर हुई। ये आप खवातीन इस चीज को कैसे देखती हैं? ये क्या मसला क्या है? क्या ये मसला कोई वो जो एक डिबेट चल पड़ती है कि नहीं नहीं ये शायद ड्रग पे लगा हुआ था, नहीं नहीं शायद ये जिसे कहते हैं जहनी मरीज था। क्या ये मसला इन चीजों का है, या ये हमारे जो अपने हमारा जो सोसाइटी का इम्बैलेंस है खवातीन और मर्दों में, और जो हमारी मर्दाना बालादस्ती की एक वो एक बहुत ज्यादा हमें अर्ज है, ये उसका मसला है? जी, बहुत शुक्रिया असद। बिल्कुल जैसे आपने कहा, मेरे ख्याल में ये सारा जो मसला है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। प्राइमरीली जो ये मसला है वो पेट्रियार्की का है, पिद्दरसरी निज़ाम जिसे हम कहते हैं, या जो सनफी बालातरी या बरतरी मर्दों को हासिल है पाकिस्तानी माशरे के अंदर, और जिसके वो अभी भी ख्वाहिशमंद है, इवन तो उनके पास ऑलरेडी वो है। तो बुनियादी मसला जो है वो यही है। पाकिस्तान के अंदर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, और पूरी दुनिया के अंदर ऑफ कोर्स जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है, क्योंकि पेट्रियार्की जो है वो एक ग्लोबल इशू है। लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर इस वक्त क्योंकि ये डिबेट काफी देर से, कुछ सालों से बहुत रेलिवेंट है, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में इसको एड्रेस करूंगी। देखिए, एक आपने ये बात की कि जो विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है, और हमने सारा के केस में भी ये देखा है कि बजाय कि हम जो असल मसला है, जो पेट्रियार्की का मसला है, जो सनफी बर्तरी का मसला है, जो मर्दों को हासिल है, उसकी बजाय हम खातून के ऊपर, विक्टिम के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। क्या वो शादीशुदा थी, नहीं थी, वो कहाँ थी, कहाँ गई, क्या वक्त था जब ये वाकया पेश आया, उसने क्या लिबास पहना था। आपने ये बात की असद कि ये उनके शौहर थे, तो ये मैं बताना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जेंडर बेस्ड
बेस्ड वायलेंस की है वो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस ही होती है। इसी से आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो लोग ये विक्टिम ब्लेमिंग करके ये कहते हैं कि भाई फलानी लड़की तो सिंगल थी या बद किरदार थी या ऐसी थी या वैसी थी, तो शादी का जो एक रिश्ता है जो हमारे माशरे में इतना एक अहम और खालिस रिश्ता समझा जाता है, तो पेट्रियार्की की जो ये बला आई थिंक नायाब का शायद थोड़ी जगह राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन वो हमें दोबारा ज्वाइन कर लेंगी। मीनवाइल हमारे साथ सबा बानो मलिक मौजूद हैं। मैं सबा को काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पे देखता हूँ, ये आवाज़ उठाती हैं। इसके अलावा मैंने पहला जो मेरा इनसे तारुफ था वो इस्लामाबाद में मैं औरत मार्च को कवर करने गया हुआ था, तो वहाँ पर इन्होंने एक बड़ी पावरफुल एक स्पीच वहाँ पे इन्होंने की थी। तो सबा, आप इस मसले को कैसे देखती हैं? ये क्या मसला है? ये हमारी जो वो नायाब घोर जान कह रही थी कि ये हमारी वो एक जिसे कहते हैं ना मर्दाना बर्तरी की जो एक ख्वाहिश है, जो कि ऑलरेडी है, लेकिन शायद हमें लगता है हम मर्दों को कि आप ख़वातीन अगर कहीं इससे भी कहीं हमारे कहीं हाथ से ही ना निकल जाएँ, पता नहीं क्या हमने आपको दबा के रखना है, तो शायद हमारी वो कायम रहेगा वो जिसे कहते हैं ना वो बर्तरी और तसल्लुत। तो ये क्या मसला क्या है? असल में आप इसको किस एंगल से देखती हैं? ये क्या मसला है जो ये तशद्दुद का है? So thank you. I will be speaking in English because Yeah, I get a of little course. nervous and my Urdu is not as good. Yeah. I mean, if I put it bluntly, in our culture, I believe, I don't know when it happened, but it happened at least long enough ago that it is sort of built in to mistrust, dislike, and I would say even go as far as to hate women. It starts from a very, very young age, in my opinion. Now, what Nayab was talking about is like in a situation like this, we look at a married woman. And in Pakistan, and let's just say Desi culture, and maybe most patriarchal cultures where men are viewed as leaders, make most of the rules, we look at being married as, you know, the one achievement of a woman. And like once she's done it, well, she's done all the right things. And there's a good woman and there's a bad woman. Most of your good women will be married, shadi shuda, have kids, and stay quiet. So in our culture, when a woman misbehaves or acts out of place or toes the line into being a bad woman, we try to find justification, right? Like Nayab was saying, look, this is a woman who was murdered. Okay, point blank, period. There is no one else who could have done this as far as we're concerned. And what does the internet and what do Pakistanis want to know? Why? Why was she murdered? What possible reason did she give this man to be murdered? It's never why do men keep killing women? And that's the problem. Because in our society, our culture, like I was saying, we baked it in. Mistrust women, doubt women, control women, wayward women are a problem. And if women misbehave, they must be dealt with. And it's understandable. And though it seems like we're giving a lot of power to men, what we're all really saying, bichare men, what are they meant to do but to act on their impulses? Women are meant to control all these things so that men don't have a reason to act this way, if that's making sense. I'm scared I'm gonna ramble, so I'm trying to put it all together tightly. दोबारा मैं नायाब, आप जहाँ पर सॉरी राब्ता मुनक़ता हो गया था, तो आप जो बात कर रही थी, अगर आप चाहें वहाँ से कंटिन्यू कर सकती हैं। जी, बिल्कुल। असल मैं ये कह रही थी कि देखिए ये जब भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो माशरे के अंदर एक का बल्कि मैं तो कहूँगी एक बड़ी तादाद माशरे की है, वो कुछ सवाल जवाब के अंदर जो है वो मसरूफ़ हो जाती है कि जी क्या ये शादीशुदा थी, नहीं थी, किसने क्या पहना था, किस वक़्त यहाँ घर से बाहर गई, किरदार कशी की जाती है, सब कुछ होता है। मसला ये है कि बहुत सारे लोगों को फैक्ट्स की आगाही नहीं है। जैसे कि मैं पहले कह रही थी कि ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उसके शौहर ने उसको कत्ल किया। अगर आप जेंडर बेस्ड वायलेंस के स्टैटिस्टिक्स देखें, तो जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, वो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी कि एक बड़ी तादाद ख़वातीन की जो है,
उनको उनके करीब घर के अंदर जो रिश्तेदार मर्द हैं, यानी कि उनके भाई, उनके बाप और उनके शौहर, वो उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं और कत्ल के वाक़यात भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो इंटीमेट जो आपके रिश्ते हैं उनके अंदर होती है। और जो पार्टनर्स हैं, जिसे इंटीमेट पार्टनर वायलेंस कहा जाता है, वो खुसूसी तौर पर जो आपके पार्टनर्स हैं जिंदगी के अंदर खवातीन के, उनकी तरफ से जो तशद्दुद होता है। तो मैं कह ये रही थी कि ये जो शादी का एक रिश्ता जिसे हमारे माशरे में इतनी अहमियत दी जाती है, इतना खालिस और इतना खूबसूरत रिश्ता समझा जाता है, इस रिश्ते के खुलूस को भी जो ये पेट्रियार्कल निज़ाम है, जो ये पिद्दर सिरी वाला निज़ाम है, वो इसके खुलूस को छीनता है। जब तक शादी के रिश्ते के अंदर भी सनफी बराबरी नहीं होगी, तो हम ये देखते रहेंगे कि इस तरह से जेंडर बेस्ड वायलेंस होगी। सो मुझे लगता है कि ये सब सवाल, क्या वो शादीशुदा थी, नहीं थी, वो किस क्लास से ताल्लुक रखती है, क्या वक्त था, क्या लिबास पहना था, दिस इज ऑल इररेलेवेंट। आपको दिन के हर वक्त, हर लिबास में, हर रिश्ते के अंदर कोई ना कोई केस जेंडर बेस्ड वायलेंस का जरूर मिलेगा। बिल्कुल ठीक। मैं हमारे साथ फौजिया जज़दानी साहिबा भी हैं, तो मैं ज़रा उनसे भी पूछता हूँ। फौजिया जज़दानी साहिबा, आप ज़रा ये बताएंगी कि ये जिस तरह नायाब भी कह रही थी कि ये मसला हम विक्टिम ब्लेमिंग से अगर निकलें तो और आंखें खोलें तो ये हर जिसे कहते हैं घर के अंदर ये तकरीबन मेजॉरिटी जो रिश्तों में ये वायलेंस होता है, चाहे वो शोहर का रिश्ता हो या इवन के पेरेंट्स और भाई भी इसी तरफ चल रहे होते हैं। तो क्या ये जो आप खवातीन हैं, इसका जो एक आप लोग अमूमन एक औरत मार्च में इसके ऊपर आवाज उठाते हैं, सब कुछ होती है, या अमूमन हम सुनते हैं कि जब कोई इस किस्म का वाकया होता है तो फिर मेरे जैसे वीलॉगर भी बात करने लग जाएंगे, दूसरे भी बात करने लग जाएंगे। लेकिन इसका हल आखिर आप लोग देखते क्या है? जो आप लोगों की जद्दोजहद है, इसमें क्या आप लोगों को कुछ आगे चीजें बढ़ती नजर आती हैं, या ये आप लोगों को लगता है माशरे में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, हाँ हम लोग जद्दोजहद करते जा रहे हैं? असद, मैं इसमें ऐड जो दोनों नायाब और सबा की बात में करना चाहूंगी ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें एक तो जो आखिरी बात से फैक्ट चेक जो नायाब ने किया वो वाकई बहुत जरूरी है। हमारे मुल्क में जो पाकिस्तान डेमोग्राफी एंड हेल्थ सर्वे है वो कहता है कि 80% खवातीन इंटीमेट पार्टनर वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है जो शोहर की तरफ से होता है। 80%। 80%। तकरीबन 60% खवातीन और एडोलेसेंट लड़कियां 15 साल की उम्र से अपने घर से लेकर शादी की उम्र तक और बच्चों तक वो तशद्दुद का शिकार रहती हैं। और ये सवालात उन लड़कियों से किए जाते हैं जो 20 से 24 साल की उम्र के दरमियान में होती हैं और उनकी शादी हुई होती है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये किसी एनजीओ का डेटा या कोई और है, हुकूमत पाकिस्तान का अपना डेटा है। नंबर एक है। आई थिंक हमें थोड़ा सा हर इशू की पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है उसको भी समझने की जरूरत है। हमने ओवर द इयर्स पेट्रियार्की ने एक नैरेटिव बनाया है, एक सोशो कल्चरल नैरेटिव बनाया है, ड्राइव किया है, और अनफॉर्चुनेटली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो इतना बस गया है जिसमें हम कहते हैं कि औरत कमतर है, औरत हकीर है, उसको किसी रिश्ते की जरूरत है, उसकी शेल्फ लाइफ है, एज अ पर्सन इटसेल्फ वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी तो शादी नहीं होगी, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बच्चे नहीं होंगे। मतलब ये सवाल सारे मर्दों से नहीं पूछे जाते। और इसके अलावा खातून को कोई हकीमों की हकी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है कि अगर मर्द को कोई मर्दाना कमजोरी है, जहनी कमजोरी है, बीमारी है, एडिक्ट है, उसके कोई मसाइल है, आप उसकी शादी करा दे, सब मसले हल हो जाएंगे, हाँ जी, घर आ उसको जाएगा, और उसके जिम्मेदारियां बाद पड़ेंगी उसको तो वो बड़ा इंसान का बच्चा बन जाएगा। जी वो ठीक सब है। ठीक हो जाएंगे ना। तो हम हर एक चीज का एक तो ये पूरा मुद्दा जो है वो हम खातून पर डाल देते हैं। ये हमारा बड़ा कन्वीनियंट सोशल नैरेटिव है। और उसकी वजह से जब इस तरह के वाकया होते हैं, जैसे सारा के वाकया हुआ, जैसे पहले नूर का वाकया भी था, तो हम फौरन उसके किरदार में उंगलियां उठाते हैं, उसकी तरबियत पे उंगलियां उठाते हैं। इट्स सो मच सो कि हम उसका कफन फाड़ते हैं, हम उसकी कब्र की लीरें लत्ते करते हैं कि उनका खानदान भी मर जाए। आपने पूछा कि हम कहाँ इससे जा सकते हैं। आई थिंक अब खवातीन जो है ना, ये एक जिस तरह औरत मार्च या 8 मार्च को जिस तरह खवातीन इकट्ठी होती हैं और बोलती हैं और बोलती रहती हैं, हमें अपने कलेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना है, खातून को खातून के पीछे भी खड़ा करना है।
हम पोस्ट ट्रूथ सोशल मीडिया एरा में रह रहे हैं जहाँ कोई सच नहीं सुनना चाहता, कोई फैक्ट चेक नहीं करना चाहता। तो जरूरत है कि हम एक खातून खातून के पीछे खड़े हो। अगर सारा के साथ ये हुआ है तो रादर देन इवन विमेन क्वेश्चनिंग इट कि यार पढ़ी लिखी लड़की थी, सब कुछ जानती थी, बाहर से एक्सपोज थी, why did she marry him? यार she married her, ये उसकी चॉइस थी, प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए उसकी चॉइस की। उसका डिसीजन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम गलत साबित हुआ, मगर वो कोई उसके दिमाग में कोई उसने कोई वो लाई डिटेक्टर तो नहीं लगाया हुआ था कि उसको पता होता कि ये बंदा इस तरह का बिहेव करेगा। इट कोई भी हैपेंस खातून जब अपना पार्टनर चुनती होगी तो वो ये तो सोच के नहीं चुनती होगी कि ये कि शर्म मुझे करेगा मेरे पे मारेगा। और चलो ठीक है मैं बर्दाश्त कर लूंगी। हर कोई एक अच्छी बिल्कुल। नीयत और एक अच्छी जिसे कहते हैं ख्वाबों और ख्वाहिशों के तहत किसी को अपना पार्टनर चुनता है। हम्म। तो ये आई थिंक ये बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि हमारी हुकूमतें जो हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लॉज बड़े अच्छे हैं, और नायाब मेरे ख्याल मेरे से बहुत बेहतर उन लॉज के बारे में बात कर सकती हैं। लॉज हमारे पास लॉज बहुत अच्छे हैं, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, मगर जस्टिस जो है ना वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कितने लोग जो है, नूर मुकद्दम का ही केस देख लें, मैं और आप और इवन नायाब भी इन वेरिएबल टाइम्स पर हम इस पर वीलॉग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इट्स बीन ओवर अ ईयर। वो अभी तक पड़ा है ना, उसके घर उस लड़की के माँ बाप को तो आप टार्निश कर देते हैं, उसके पूरे खानदान को आप कहते हैं इसके मुंह पे तो कालिक मली गई, इसने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। उस लड़के के माँ बाप को कौन पूछता है कि वो मुल्क से बाहर जाके वेकेशंस करें और उसके बाद वेकेशन की पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पे रखें? नो वन माइंड्स। वो कहते हैं क्या कर सकते हैं जी, लड़के ने कर दिया तो माँ बाप क्या कर सकते हैं, तो लड़की के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, एक तो वो इशू है। अभी भी यही होगा। लोग क्यों डरते हैं? वो कहते हैं जो इतनी पावरफुल फैमिलीज, नूर की फैमिली उसके पीछे खड़ी हुई, आई एम श्योर सारा की फैमिली भी खड़ी होगी, हाई प्रोफाइल मर्डर जिनके पीछे उन्होंने शाखावर जैसे एक्सपेंसिव वकील किए, उनको भी इंसाफ अगर मिलता नहीं नजर आएगा, और पूरा साल वो लड़की गीला तीतर टाइप यूट्यूबर से जलील होती रहेगी, तो फिर मुझे बताएं इनकरेज कौन होगा रिपोर्ट करने के लिए? फिर हम कैसे तब्दीली लाएंगे? फिर यही होगा कि खवातीन इसको सच समझना शुरू कर देंगी। अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इसमें जो एक और आपने जो तरफ निशानदेही की फौजिया रज़दानी साहबा ने कि ये जो खवातीन के ऊपर इसकी शादी कर दो, इसकी एक शेल्फ लाइफ है, ये है वो है, ये जो हमारे यहाँ डिबेट एक हमारी सोसाइटी में डिबेट क्या, ये सोच बकायदा पाई जाती है हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज में, और हमारे यहाँ बच्चियों को इस चीज पर प्रेशराइज किया जाता है कि कैरियर नहीं, आपने पहले सेटल होना है, आपने जिंदगी में शादी कर लें। तो सबा आप जरा इस पर जरा थोड़ा हमें बताएंगे ये कितना प्रेशर होता है आप खवातीन पर आपकी फैमिलीज की तरफ से, सिर्फ फैमिली की तरफ से नहीं, आपके ओवरऑल सोसाइटी इर्द गिर्द उठने बैठने वालों की तरफ से? हमारा तो बड़ा एक नॉर्मल चीज है कि खवातीन पूछ लेती हैं जो मिलने वाली ब्याहियों के इसकी भी तक शादी नहीं की, तो कब कर रहे हैं, क्या हो रहा है? तो ये कितना प्रेशर होता है, और इस प्रेशर में कितना प्रेशर ये लेके खवातीन अमूमन ना चाहते हुए भी जल्दी शादी कर लेती हैं कि कम से कम इस चीज से हम निकलें, या वो इसलिए भी शादी करती हैं कि वो समझती हैं कि हम इस रिश्ते में जाएंगे तो हम ज्यादा बेहतर जिंदगी Yeah. गुजारेंगे जो हम शायद पेरेंट्स के घर नहीं गुजार रहे। क्या ये होता है? फर्क क्या होता है इसके अंदर? So when Fozia was speaking, and this has been lodged at Sarah, that well, why didn't she do her research? Why didn't she investigate who she was marrying? And then, which is stupid, if I can say, but multiple women, including myself, who are in their 30s, who are single, Pakistani, whatever, came forward and have talked about the pressure of this. Now, one thing is, I personally know women who got married just to stop the pressure, just to get out of their families' homes where they were constantly being told, you're a burden, you're a burden, you're a burden, to the point that fathers were like, every meal we're spending on you is pointless. You don't belong here. Imagine you've spent your whole life in a house, you turn 21, and suddenly you're a burden and a problem. You didn't ask to be here. Now, the pressure is, some people feel it from their family, some people feel it from their peers, but I don't know every Pakistani girl's experience. But I can tell you mine is, I was convinced by the time I was 22, I was supposed to be married. That was it. That's your cutoff. You turn 22, you run off. That with not run off, excuse me, but like you're off and you're out of your parents' house and you're done. And this is something that is built into our culture, into our media, into the way we talk to one another. It has been passed down from generations that
a girl gets married, girls mature faster, girls have to get married younger, girls can tame their husbands. Meanwhile, your 30, 40-year-old cousins get to be boys and play and then get to marry people much younger than them. They're not considered old and haggard and done with. Our commodity is that we are attractive, young, but most importantly, moldable, inexperienced, don't have a lot to compare to. We cannot spot red flags because we're never encouraged to go and find them and be able to recognize them. If boys, date or talk to girls or this and that, we laugh it off. In fact, some parents will brag about it. But if we so much as text a boy, who knows if we'll have a hand left tomorrow, if we get to use a phone again, if we can even go back to school. Because in us, it is our innocence, it is our naivety, it is the ability to be molded into a wife and a daughter-in-law and a member of someone else's home. That is our value. So imagine you're being told that your entire life. What kind of pressure suddenly starts sitting on your chest when you're 23 and unmarried, 24 and unmarried? Holy hell, now you're 26 and unmarried. You reach 30 and it is like your entire family is on their knees praying that you will get married, because it's not that it's hurting them. Maybe in some families it is, but it's the perception. An unwed 30-year-old woman, what does that mean? What is she up to? Why is she not married? It is literally character assassination if you have been signed up for some mediocre marriage by now. Then if you're looking at what's happening to Sarah's reputation here on social media, 37 and just got married, that's suspicious to people. Why did she get married? Now we're going to judge her for getting married at this age when she's this accomplished, when in reality, we can be accomplished to hell. We can achieve many, many things. But if we're not married, it doesn't mean anything to anyone. It literally means that we are idiots who chose all these other things before choosing to become somebody's wife or somebody's daughter-in-law, which should have been our priority if we were good women, if that makes sense. So the pressure is unreal and you feel like you're wasting away. You don't want to believe this. I mean, someone like me who's very vocal on social media and this and that and put myself out there, like, I don't want to believe that I'm worthless or I mean less than women who are already married, but I won't pretend it doesn't get to me. Of course it does. Because even in Pakistan, I'm sure many countries, but Pakistan is not suited for single women. They make it extremely hard for you to live a productive and self-sufficient lifestyle if you don't have a man co-signing everything you're doing. So you remain a daughter for as long as you can, and then you're just unmarried with no father. Oh my God, now you're an even bigger problem. And like I mentioned earlier, like a single woman alone in her 30s, nobody trusts that. That is a problem. You start moving to 40s, 50s, now they think you're crazy. Literally, they'll doubt your mental health for this. So when you talk about pressure, I mean, it builds on decades of your life that you go through. Thank you. मैं नायाब यहाँ से आप इन्हीं के एक नुक्ते से आप पर आना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा कि 22 इयर्स की एज से ही प्रेशर का आगाज हुआ मुझ पे, और वैसे भी इन्होंने बताया किस तरह से कि जिसे कहते हैं आप शादी कर लें तो वो सेटल इन हो, आगे बढ़ें, एक जिसे कहते हैं आपका जो एक पूरा एक वो फैमिली स्ट्रक्चर है वो इस आर्गुमेंट के ऊपर चल रहा होता है कि शादी के। तो आप जरा ये रोशनी डालेंगे कि क्या ये जो शादी का प्रेशर है कि कर लें हो जाए, इसमें क्या इसमें क्लास सिस्टम भी मैटर करता है कि ये सिर्फ एक जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में ज्यादा प्रेशर है, या ये क्लास से हटके ये पाकिस्तानी सोसाइटी का एक मसला है कि चाहे आप बहुत वेल सेटल्ड एलीट फैमिली से भी हो तो भी आपके ऊपर यही प्रेशर होगा, आप मिडिल क्लास की फैमिली से हो तो भी होगा, आप लोअर मिडिल क्लास से भी हैं तो भी होगा। बेटी को आपने किसी भी तरह जैसे कहते हैं ना वो एक सो कॉल्ड सेटल करना है उसकी लाइफ में, उसकी शादी करनी है, और ताकि वो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। ये क्या है, ये क्या कोई क्लास सिस्टम भी इसमें है या ये बस एक ओवरऑल सोसाइटी का मसला है? देखिए असद, जो पेट्रियार्कल निज़ाम है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा,
وہ کلاس باؤنڈریز کو پرمیٹ کرتا ہے, وہ اکراس کلاس باؤنڈریز کام کرتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کی نوعیت تھوڑی بدل جاتی ہے, یعنی اس کی مینیفیسٹیشن تھوڑی بدل جاتی ہے. اگر آپ ورکنگ کلاس فیملیز کے اندر دیکھیں یا مڈل کلاس فیملیز کے اندر دیکھیں, دیکھیں جو بالکل ہی محنت کش خاندان ہے, ان کے اندر یو کی ناٹ ڈینائی کہ یہ کلچرل ریزن بھی ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک فائنینشیل موٹیویشن بھی ہوتا ہے. سو وہاں پر جو ہے وہ اس کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے پیٹ پالنے ہیں, فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, محلے داری جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, تو اس لیے لوگوں کی بھی باتیں سننی پڑتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ارننگ ہینڈز ہیں آپ کے, جو چاہے باپ ہو, بھائی ہو, کچھ کیسز میں والدہ بھی ہو سکتی ہیں, ان کے لیے اٹ بیکمس انکریزنگلی ڈیفیکلٹ to have female children sitting at their houses because it's an extra mouth to feed. So وہاں پر جو ہے وہ فائنینشیل جو اس کے پیچھے ریزن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب جب جیسے ہی آپ کلاسز میں اوپر آتے ہیں, اگر آپ مڈل کلاس کی بات کریں تو میرے خیال میں وہاں پر فائنینشیل اور کلچرل دونوں ریزنس ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مڈل کلاس کے اندر, خصوصی طور پر اربن مڈل کلاسز کے اندر, جو سیلریڈ اور ورکنگ ویمن کی تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے. پچھلے 20 سالوں سے اوور آل بھی پاکستان کے اندر فیمیل ورک فورس پارٹیسپیشن کچھ حد تک بڑھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب ینگ لڑکیاں جو مڈل کلاس فیملی سے جن کا تعلق ہے, جب وہ کام کرنا شروع کرتی ہیں, ایون دو ان کے پاس نوکریاں بھی ہوتی ہیں, ایون دو وہ کبھی کبھار خود کفیل بھی ہو جاتی ہیں, لیکن ان کے کیس میں جو مورل پینک اور مورل فیئر ہوتا ہے of too much independence, کہ وہ کہیں کچھ زیادہ خود کفیل نہ ہو جائے. تو مڈل کلاس فیملیز میں ہم نے یہ دیکھا ہے جو سیلری جو ایک طبقہ ہے کہ وہاں پر فائنینشیل پرابلمس بھی ہیں ڈیفینیٹلی, بیکاز اگر آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ پینشنر ہیں یا اینی تھنگ اکراس دیٹ سیگمنٹ, تو آف کورس things do get difficult اور financial burdens ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں ایک moral panic ہوتا ہے جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ جی ہم نے پڑھا بھی دیا, ہم نے یہ سب کچھ بھی کر دیا, کام بھی کرنا شروع ہو گئی, آفس بھی جانا شروع ہو گئی, اب کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو وہاں پر ایک جو ہے وہ ڈائنامک مختلف ہے. اور اگین ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل کلاسز کے اندر بھی کیونکہ سوسائٹی کا, محلے داری کا کافی رواج ہے, فیملیز جو ہے ابھی تک سے ہمارے فیملی اور کنشپ نیٹورکس بہت اسٹرانگ ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ یہ ایشو ہے. اب اپر کلاسز کے اندر بھی یہ پریشر ہوتا ہے, بٹ اٹ از ایکچولی دی فلپ سائڈ. اور وہ فلپ سائڈ یہ ہے کہ وہ اپنے فائنینشیل لیول کی فیملیز کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پر جو اس طرح سے فائنینشیل جو امپیریٹیو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ they have too little money. It's actually about the fact کہ they have a lot of money and they want to find somebody کہ جو یہی لائف سٹائل, یہی اسٹیٹس ان کی بیٹی کو دے سکے. اور ساتھ ہی ساتھ اگین اپر کلاسز کے اندر بھی جو مورل پینک ہے کہ جی بہت زیادہ لبرل ہو جائیں گی, بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی, that problem is over there. اور بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں ایون ان دی ایجوکیٹڈ اربن اپر کلاسز کہ کیونکہ آپ کو اپنا فائنینشیل پیئر ڈھونڈنا ہے, جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جائے گی آپ you will not remain that attractive, you will not remain somebody جو کہ, تو آپ کے جو پراسپیکٹس ہیں, یعنی آپ کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گی. سو کانٹری ٹو یہ جو ایک اپر کلاسز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت انلائٹنڈ ہے, ایکچولی مدعا وہی ہوتا ہے لیکن بس اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اربن اپر کلاسز کی بھی آپ لڑکیوں کو دیکھیں تو ان پہ اسی طرح کے پریشرز ہوتے ہیں کہ بھی اپنی ہی طرح کی فیملی کا ڈھونڈنا, اپنی ہی کاسٹ کا ڈھونڈنا, اپنی ہی فلانے کا ڈھونڈنا, ایک سرٹن ایج کے بعد اگر یہ ہوا تو نکل گیا. The sad fact about all of this اسد is کہ چاہے محنت کش طبقہ ہو, مڈل کلاس ہو یا اپر کلاس ہو, ان شادیوں کے اوپر جن پہ ہمیں بچپن سے پریشرائز کیا جاتا ہے, خدا نہ خواستہ اگر مس ہیپ ہو جائے تو وہاں پر جو رد عمل آگے سے آتا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا لوگ پھر ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ اتنا پریشر جو وہ ڈالتے ہیں اس کی, دیکھیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی شادی اچھی چلے. میں سمجھتی ہوں کہ everybody wants that.
सो ये मसला है कि उसके बाद जब मिसहैप या डिजास्टर्स होते हैं तो पहले ना शादीशुदा होने के सवालात किए जाते हैं और उसके बाद शादीशुदा होने के ऊपर और चॉइसेस के ऊपर सवालात किए जाते हैं। बिल्कुल फौजी दानी साहब, जैसे इन्होंने नायाब गौरजान साहब ने बताया कि किस तरह से किस किस्म के प्रेशर्स होते हैं। मिडिल क्लास पे डिफरेंट तरह का है, जो अपर क्लास है उसमें डिफरेंट तरह का एक सोशल प्रेशर होता है अपनी बेटियों के ऊपर। लेकिन मैं इसको खवातीन से हट के भी मैं एक चीज ये समझने की कोशिश करता तो अपने फैमिली स्ट्रक्चर के लिहाज से कि हम लोग अपने बच्चों को, चाहे बेटी हो या बेटा हो, उसको अपनी क्लास के अंदर ही रिश्ता ढूंढने पर क्यों इनकरेज करते हैं, या हमारे लिए उसी क्लास का रिश्ते के लिए एक्सेप्टेंस क्यों होती है जो हमारी क्लास से मैच करता हो। तो ये क्यों हम उनको नहीं ये एजुकेट करते हैं कि कोई आप इंसान देखें अपने लिए जिसकी आपके साथ पर्सनैलिटी की कंपैटिबिलिटी हो। पर्सनैलिटी कंपैटिबिलिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस बट इन टर्म्स ऑफ आपके आइडियाज, आपकी अप्रोच, आपके जो फ्यूचर के जो आपके जो ਹਾਏ गोल्स। ਹਾਏ ਭਈਆ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ जाए। मेरे ख्याल नायाब ने बहुत अच्छे तरीके से सोशियो इकोनॉमिक इसकी बैकग्राउंड चाहिए और एक्चुअली इशू वही है क्योंकि खातून का हमारा कल्चर एक पूरा एक माँ बाप के लिए बर्डन है, लड़की वेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो कंटिन्यू करता है। जब वो सोशियो इकोनॉमिक क्लास के ऊपर भी आप कह रहे हैं ना कि वो अपनी क्लास में रिश्ता ढूंढती है, तो वो बेसिक होता है कि साढ़े घर तो रोटी नहीं से अगे रोटी तो मिल जाए, थोड़ा सा आप क्लास जंप करें, बेहतर हो जाए। पेरेंट्स फिर भी ये चाहते हैं, मगर जो आप निचले तबके पे देखें तो वहां ये होता है कि एक तरफ से बर्डन आगे मूव कर जाए। दी अदर थिंग इज कि सिक्योरिटी क्या है। जो लड़कियां पढ़ लिख भी जाते हैं, ये हम आज 3 आपके पास अकम्पलिश्ड खवातीन है जो बैठी हैं, इंडिपेंडेंट है, सारा कुछ है। मुझे बताएं, आज हम तीनों में से कोई एक भी घर जाके साथ का घर किराए पे लेना चाहे ना, हम घर किराए पे नहीं ले सकते। आप अकेली लड़की हैं, आपको हम नहीं दे सकते, इतने कंजर खाना खुल जाएगा, ये सुनना पड़ता है आपको। आप घर नहीं खरीद सकते। तो मुझे बताएं, जहां पर एक खातून इंडिपेंडेंट भी हो, उसके लॉजिस्टिक इश्यूज है, मोबिलिटी इश्यूज है, वो दूसरे शहर नहीं जा सकती, वो अपने शहर हमारे पास लॉजिस्टिक नहीं है जा सके, सिक्योरिटी से लिंक हो जाता है। और फिर इस सारे के ऊपर हमारा एक सोशियो कल्चरल नैरेटिव उम्र का आ जाता है, वही जो मैंने बार बार कहा कि शेल्फ लाइफ का। और दूसरा ये कि उसके पास फाइनेंशियली जो हम जैसे नहीं है, काम नहीं कर रहे, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इशू है। इनहेरिटेंस आपको देते नहीं है, तो फिर आप कहते हैं कि इट्स ओके फॉर यू टू बी डेड, हमने जो तुम्हें देना था तुम्हारा शादी कर दी। जब तक हम अपनी सोच नहीं ना बदलेंगे कि ये खातून, लड़की, बच्ची हमारी इकोनॉमिक हैंड है, ये उतनी ही प्रोडक्टिव है जितनी कोई और हो सकती है। यस, हमारे विद इन पाकिस्तान सिक्योरिटी मोबिलिटी इश्यूज है, उनको फोकस करें, इसका गला ना दबाएं। ये तो नहीं कि मतलब जो आप हर दफा ताला नया लगाते रहे मगर चोर को ना पकड़ें कि वो क्या कह रहा है। बांग्लादेश ने इसको सॉल्व किया है, बालिका प्रोजेक्ट 10 साल काम किया और उन्होंने कहा कि लड़कियों को पढ़ाएं। वहां पर जहेज का बहुत इशू है। अब ये है कि जो बच्ची पढ़ी लिखी है ना, मतलब उसने ग्रेजुएशन कर ली है और चूंकि वो एक सरकारी स्कूल की टीचर भी है, उसका जहेज कम हो गया, उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है, वो डिक्टेट करती है। ये हम सोच की तब्दीली शॉर्ट टर्म नहीं होती, लॉन्ग टर्म होती है। अनफॉर्चुनेटली ना हमारे इन्फ्लुएंसर, ना हमारा मीडिया, ना हमारी एंटरटेनमेंट, ना हमारी सरकार, कमीशन ऑन स्टेटस वुमेन से कोई आवाज नहीं आएगी, ह्यूमन राइट से कोई आवाज नहीं आएगी जब तक हम झंझोड़ के उन्होंने बूहे ना पान दईए। तो कलेक्टिव नहीं इज नॉट देयर, सो आई विल स्टॉप देयर। सॉरी फौजिया आपा, हमारा मेरा इसका कॉन्फ्रेंस कॉल